नमस्ते भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो हम लोग अपनी प्रॉफिट लॉस की जो मेन सीट है उसको आज खत्म कर लेंगे। शुरू करते हैं। डेविएशन बेस्ड सवाल यहां पर चल रहे हैं। बोला है एक दुकानदार 60 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी, 120 रुपए पर केजी वाली चाय की तीन वैरायटी 5, 8, 7 के अनुपात में मिलाता है। 25% 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे चाय के मिश्रण को पर केजी किस दाम पर बेचना चाहिए? 25% प्रॉफिट कमाने के लिए चाय के मिश्रण को किस दाम पर बेचना चाहिए? देखो, ऐसे सवाल एलिगेशन में भी मैंने आपको बताए हैं कि भाई हमने तीन टाइप की चाय को मिलाया। हमने तीन टाइप की चाय को मिलाया 5, 8, 7 के अनुपात में। पहली चाय का दाम है 60 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का दाम है 80 रुपए पर केजी और तीसरी चाय का दाम है 120 रुपए पर केजी। बोला है तीनों टाइप की चाय को हमने 5, 8, 7 के अनुपात में मिक्स किया। पहली चाय का दाम 60 रुपए पर केजी, दूसरी का 80 रुपए पर केजी, तीसरी का 120 रुपए पर केजी। तो आप मुझे बताओ, जब मैं तीनों टाइप की चाय को मिलाऊंगा तो जो मिक्सचर बनेगा, तीनों टाइप की चाय को जब मैं मिलाऊंगा तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का सीपी क्या होगा ये बताओ आप। उस मिश्रण का क्रिया मूल्य कितना होगा ये बताओ। तो आप यहां पे डाटा आसान है, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, डेविएशन भी। मैंने मान लिया कि माना मिश्रण का जो क्रिया मूल्य है, मैंने माना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, माना मिश्रण का जो सीपी है 60 रुपए पर केजी है। 60 से कंपेयर करो, ये 60 है। 60 से 80 कितना ज्यादा है? 20 रुपए पर केजी ज्यादा है। तो 8 का 20 रुपए पर केजी ज्यादा है। 20 अट्ठे 160 में मैंने मिश्रण का सीपी माना 60, इस वाले का तो 120 है, कितना ज्यादा है? 60 केजी ज्यादा है। तो 7 केजी का 60 रुपए पर केजी ज्यादा है। तो आप बताओ डेविएशन कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 20 अट्ठे 160 और 60 गुणा 7 420। 420 और 160 आ जाएगा जी 580। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल से। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 5, 8, 13 और 7, 20। तो ये आ जाएगा 0 से 0, 20 से ये आपका कट जाएगा 29 बार। तो 60 प्लस 29 आ जाएगी 89। तो मिश्रण का जो क्रिया मूल्य आ गया वो 89 रुपए पर केजी आ गया। बात क्लियर है? तो पहले आपको यहां पे डेविएशन लगा के आप ये वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे। मैंने पता लगा लिया कि अगर हम तीन टाइप की चाय को 5, 8, 7 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का क्रिया मूल्य क्या होगा। लेकिन सवाल को एक लेवल आगे बढ़ा दिया। बोला है 25% प्रॉफिट कमाने के लिए मिश्रण को किस दाम पर बेचना चाहिए। भाई मिश्रण का जो सीपी है वो 89 है। अगर मुझे इस पर 25% प्रॉफिट कमाना है तो किस दाम पर बेचना पड़ेगा? 89 को 25% बढ़ाने तो 89 तो रहेगा रहेगा। अब 89 का 25% क्या होता है? 89 को लिख सकते हैं 88 जमा 1, 88 का 25% 22 और 1 का 25% 0.25। तो 89 का 25% जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा 111.25 रुपए में बेचना चाहिए। आंसर आ गया बी ऑप्शन। बिल्कुल बेहतरीन सवाल। करिए अगला सवाल। सवाल नंबर 146 बताइए। डेविएशन बेस्ड सवाल है मेरे दोस्तों, जिसने डेविएशन नहीं पढ़ा उसको मुश्किल होगी। एलिगेशन में भी मैंने डेविएशन के बहुत सारे सवाल करवाए हैं। बोला है एक व्यापारी ने 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 650 किलो गेहूं खरीदा। 250 किलो गेहूं 24% लाभ पर, 200 किलो गेहूं 24% लॉस पर बेचा। अपने इन्वेस्टमेंट पर 20% का लाभ कमाने के लिए बाकी गेहूं को किस दाम पर बेचना चाहिए? ठीक है ना? देखो, इस सवाल को आप खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन में ये सवाल आप खुद करना है। मैं आपको ऐसा अगला सवाल करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करवा रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना 147 को। A person buys tea of three different qualities at 800, 500 और 300 रुपीज पर केजी रेस्पेक्टिवली। एक आदमी ने तीन अलग अलग टाइप की चाय खरीदी। 800 रुपए पर केजी वाली, 500 रुपए पर केजी वाली और 300 रुपए पर केजी वाली। और खरीदी की मात्रा 2, 3, 5 के अनुपात में। खरीदी की जो मात्रा है वो 2, 3, 5 के अनुपात में। तो एक आदमी ने तीन टाइप की चाय खरीदी है और खरीदी की चाय की जो मात्रा है वो 2, 3, 5 के अनुपात में। 800 रुपए पर केजी, 500 रुपए पर केजी, 300 रुपए पर केजी वाली। बाद में वही बोला गया है कि वह सारी चाय मिलाता है और मिश्रण का छठा भाग 700 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। बोला इंडियन रुपीस पर केजी में बाकी चाय किस दाम पर बेचनी चाहिए जिससे कि 50% का ओवरऑल प्रॉफिट हो। तो भैया ध्यान सुनिएगा, इसमें दो सवाल, दो अलग अलग सवाल मिक्स किए गए हैं, है ना। पहले ये बताओ कि एक आदमी ने तीन टाइप की चाय खरीदी 2, 3, 5 के रेशियो में। चाय का प्राइस है 800 रुपए पर केजी, 500 रुपए पर केजी, 300 रुपए पर केजी। तो इन तीनों टाइप की चाय को जब मैं मिलाऊंगा तो जो मिश्रण बनेगा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, उस मिश्रण का सीपी कितना होगा। आप ये बताओ मिश्रण का क्रिया मूल्य क्या होगा। भाई 2 किलो चाय 800 रुपए की तो 1600, 3 किलो चाय 500 रुपए के हिसाब से कितनी की हो जाएगी? 1500। 1600 और 1500 3100। 5 किलो चाय 300 रुपए पर केजी के हिसाब से 1500 रुपए की। 1500 1500 3000 प्लस 1600 4600। 4600 रुपए का टोटल सामान बनेगा कितने किलो? 2 और 3 5 और 5 10 किलो चाय। तो 4600 बटे 10 460 रुपए पर केजी। तो मिश्रण का जो दाम है वो 460 रुपए पर केजी आ जाएगा। ये मैंने मिश्रण का सीपी निकाल लिया। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये पहले ही लाइन, पहला जो 4 लाइन है वो केवल आपको इसलिए दी है जिससे कि आप मिश्रण का सीपी निकाल पाओ। असली सवाल इसके आगे शुरू होता है। सारी चाय मिलाने के बाद मिश्रण का छठा भाग, छठा भाग मतलब 1/6, मिश्रण का छठा भाग 700 रुपए पर केजी पे बेचता है। बोला है बची चाय किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि कुल 50% का लाभ हो। देखो
मिश्रण का सिक्स्थ भाग, सिक्स्थ 1/6 ऑफ मिक्सचर 700 रुपए पर केजी में बेचा। मैंने मान लिया कि अगर टोटल मिश्रण 6 है, अगर टोटल मिश्रण 6 है, मैंने मान लिया कि अगर टोटल मिश्रण 6 है तो 6 का 1/6 कितना होता है? 1। 1 किलो चाय बेची है 700 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो बची कितनी? 5। बची कितनी मेरे दोस्तों? 5। 6 में से घटाएंगे 5। बची 5 किलो चाय को किस दाम पर बेचना चाहिए? बची 5 किलो चाय को किस दाम पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो? ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो। 50% का प्रॉफिट मतलब अगर मिश्रण का सीपी 460 है, 460 पे अगर मुझे 50% का लाभ कमाना है तो किस दाम पे बेचना पड़ेगा? 460 का 50% आधा होता है 230। 460 में 230 रुपए जोड़ेंगे तो मिश्रण का जो सेलिंग प्राइस है वो 690 रुपए पर केजी होना चाहिए। यानी मिश्रण का जो सेलिंग प्राइस है वो 690 रुपए पर केजी होना चाहिए। मिश्रण का छठा भाग 1/6, मैंने मान लिया कि टोटल मिश्रण 6 है तो 6 का 1/6 कितना होता है? 1। एक भाग बेचा 700 रुपए पर केजी के हिसाब से, बचा 5 किस दाम पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल 50% का लाभ हो? 460 पे 50% का लाभ होगा तो बिकेगा कितने में? 690 रुपए पर केजी में। बताओ, रिवर्स डेविएशन से नहीं निकाल सकते। अगर ओवरऑल 690 है तो ये भी 690 होना चाहिए बेटा, ये भी 690 होना चाहिए। अगर ओवरऑल 690 तो ये भी 690 होना चाहिए, भी 690 होना चाहिए। 690 से 700 कितना ज्यादा है? 10 रुपए पर केजी ज्यादा है। 1 रुपए का 1 किलो का 10 रुपए पर केजी ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए 10 कम कर देंगे। कितने समान पर? 5 के समान पर बटे 5। तो 690 में से 2 घटाएंगे 688। तो मिश्रण को 688 रुपए पर केजी के हिसाब से बचे मिश्रण को बेचना चाहिए। आंसर है 147। ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना पड़ना सिंह, रिवर्स डेविएशन उसमें लगाना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। ये सवाल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर का है। सीआईएसएफ का पेपर ठीक ठाक पेपर आता है, अच्छा सवाल पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बोला है रोहन ने 60 वस्तुएं 150 रुपए में खरीदी, 150 रुपए प्रत्येक में खरीदी। रोहन ने 60 वस्तु खरीदी और हर वस्तु का जो प्राइस है 150 रुपए, 150 रुपए ईच। 1/3 वस्तु को 16% लॉस पर बेचा। बोला बाकी वस्तु किस दाम पर बेचनी चाहिए जिससे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो? रोहन ने 60 वस्तु खरीदी, हर वस्तु कितनी खरीदी है? 150 रुपए की। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 1/3 वस्तु उसने 16% लॉस पर बेची। 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 वस्तु 16% लॉस पर बेची। यानी कि अगर टोटल 3 वस्तु हैं, अगर टोटल 3 वस्तु हैं तो 3 में से एक वस्तु उसने 16% के लॉस पर बेची है, तो बाकी कितनी बची? 2 वस्तु। 2 वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए जिससे कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो? ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो, ये आप मुझे बताओ। लग गया डेविएशन मेरे प्यारे बच्चों? भाई 1/3 वस्तु को 16% हानि पर बेचा। 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि अगर टोटल 3 वस्तुएं हैं तो 3 में से एक 16% नुकसान पर बेची। बोला बाकी वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? कीमत बाद में निकालेंगे, पहले परसेंटेज निकालो। बाकी वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए जिससे कि पूरे सौदे में 10% का लाभ हो, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो? एलिगेशन भी लग जाएगा, डेविएशन भी लग जाएगा, वेटेड एवरेज भी। बताओ क्या होगा? देखो मेरे दोस्तों, हमारे पास कितनी वस्तुएं? 1 और 2 3, 3 वस्तुओं पे 10% प्रॉफिट होना चाहिए, टोटल हो जाएगा 30। यहां कितना लॉस हुआ है? यहां 1 का 16% आपको लॉस हुआ है, 1 का 16% आपको लॉस हुआ है, 1 का 16%। टोटल कितना बनना चाहिए? 1 और 2 3 वस्तुओं पे 10% प्रॉफिट बनना चाहिए, 3 रुपए के सामान पर 10% प्रॉफिट होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 30। यहां कितना हुआ है? माइनस का 16, तो यहां कितना आएगा? 46% प्रॉफिट होना चाहिए, 46%। बोलो बेटे 46 में -16 करेंगे तभी तो 30 आएगा। मैं वेटेड एवरेज लगा रहा हूं रिवर्स, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? बोलो, आप ऐसे समझो कि एक वस्तु पे 16% लॉस हुआ, बाकी 2 वस्तुओं पे कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए कि ओवरऑल 3 वस्तुओं पे 10% का लाभ हो, मुझे बराबर करना है। तो ओवरऑल 30% प्रॉफिट होना चाहिए, है ना? 3 वस्तुओं का 10% प्रॉफिट होना चाहिए। यहां कितना है? ओवर टोटल 30 आना चाहिए, यहां -16 है। -16 में 46 जोड़ूंगा तो ही तो 30 आएगा। तो यहां 40% प्रॉफिट होना चाहिए, कितनी वस्तुओं पर? 2 वस्तुओं पर बटे 2, तो 40 बटे 2 आ गया 23। तो यानी कि रिमेनिंग वस्तुओं को 23% लाभ पर बेचना पड़ेगा, ठीक है ना? ये मैंने इक्वल कर दिया, यहां से रिमेनिंग वस्तुओं को 23% लाभ पर बेचना पड़ेगा। हमने हर एक वस्तु खरीदी कितनी? 150 रुपए में, तो 150 रुपए के सामान पे अगर 23% का लाभ कमाना है तो सामान कितने में बिकेगा? 150 का 23%, तो 150 का 23% होता है बेटा 223, और 23 पंजे 115 है भाई। पहले 100 का 23%, 23 पे 50 का 23% निकालेंगे, आ जाएगा तो आ जाएगा 34.5। तो 150 में 34.5 जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 184.5, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 184.5, ठीक है? एकदम बेसिक सवाल, सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। ये बताओ मेरे दोस्तों, बेहतरीन सवाल, अगला टाइप, है ना? अगला टाइप आपके सामने, इस पे 2 क्वेश्चन है, 2 सवाल हैं ऐसे, 150 और 151। एक सवाल मैं करवाऊंगा, एक आप करिएगा। सवाल नंबर 150, 2 क्वेश्चन है। ये सभी को समझ में आ गया? ये सवाल बहुत प्यारा है, जबरदस्त है, अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन से भी हो जाएगा। ये बताइएगा, एक आदमी 120 कोट खरीदता है, 50 कोट 16% प्रॉफिट पर एक आदमी ने 120 कोट खरीदे। 50 कोट 16% लाभ पर, बाकी कोट 20% लाभ पर बेचे।
ये हुआ है। बोला है अगर सभी कोट्स को 12% के एक समान लाभ पर बेचता तो 1520 रुपए कम मिलते। एक कोट का लागत मूल्य क्या है, एक कोट का सीपी क्या है, ये पूछा गया है। सुनिए, एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, 120 में से 50 कोट बेचे हैं 16% के लाभ पर, तो बचे कितने, 70 कोट। 120 में से 50 घटाएंगे, बचे 70 कोट बेचे हैं 20% के प्रॉफिट पर। तो आप ये बताओ कि आदमी को ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा। 50 और 70 का रेशियो आ गया जी 5:7। 50 और 70 का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:7। आदमी को ओवरऑल इस हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा। कोट बेचे 5:7 के अनुपात में, 16% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है, ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा। वेटेड एवरेज से बहुत आसानी से निकल जाएगा। 5 का 16% 80 और 20 सत्ते 140। 80 और 140 कितना आ गया, 220%। कितने के समान पर मेरे दोस्तों, 5 7 12 के समान पर, बटे 12 ही आ गया। ये किससे चला जाएगा, चला जाएगा 4 से। 4 से चला जाएगा 55/3%। तो आदमी को ओवरऑल 55/3% का फायदा होगा। अगर आप 50 कोट 16% लाभ पर, बाकी कोट 20% के लाभ पर बेचेंगे तो आदमी को 55/3% का प्रॉफिट होगा। सवाल में बोला गया है कि अगर सारे कोट्स को 12% लाभ पर बेचता तो 1520 रुपए कम मिलते। बताओ, पहले प्रॉफिट हो रहा था 55/3% का, अगर सारे कोट 12% प्रॉफिट पर बेचेगा तो ओवरऑल भी 12% प्रॉफिट होगा। अगर सारे कोट्स को 55/3% प्रॉफिट की बजाय 12% प्रॉफिट पर बेचेगा तो प्रॉफिट 12% होगा। कितना कम प्रॉफिट होगा तो आप घटा देंगे, 12 या 36, 55 में से 36 घटाएंगे, 19/3% कम लाभ होगा। उसकी वजह से ही हमें 1520 रुपए कम मिलेंगे। तो 19/3% की वैल्यू 1520 रुपए कितने गुना, 19 8 152। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 80 या 240। 1% की वैल्यू 240 है, 100% आ जाएगा भाई 24,000। यानी कि सारे के सारे कोट्स 24,000 रुपए के हैं। इस सारे कोट्स का सीपी आ गया, सारे कोट 24,000 रुपए के हैं। सारे कोट का क्रय मूल्य 24,000 है। आपसे एक कोट की कीमत पूछी है, कोट है कितने, 120। 120 कोट 24,000 के हैं, तो एक कोट कितने का, 120 से भाग देंगे, 200 रुपए का एक कोट है। ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 200 रुपए का। एकदम बेसिक और क्लियर कट सवाल है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपके सामने एक सवाल और है जो कि आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर का है। बताओ, आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 के एग्जाम का, मुझे इस सवाल को करके बताएं सभी बच्चे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही, करो जल्दी से। 11,250 तांबे की 90 बोतल की कीमत पूछी है, 11,250 आ रहा है। यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा, जो भी ठीक है करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। अब बच्चों यहां पे आपके सामने हल्के हल्के सवाल आएंगे, अगला टाइप। इसी के साथ डेविएशन वाले सारे सवाल खत्म होते हैं। अब यहां से डेविएशन वाले सारे सवाल अंत होते हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, अगला टाइप। सवाल नंबर 152, ध्यान से सुनिएगा। और ये टाइप, ये सवाल भी डेविएशन से किया जा सकता है, लेकिन सिंपल तरीके, सिंपल लॉजिक, गंवारों के लॉजिक से ज्यादा सोचोगे तो जल्दी कर लोगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, दो क्वेश्चन है ऐसे। एक व्यापारी 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्वार खरीदता है। एक व्यापारी ज्वार खरीदता है 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्वार खरीदता है। उस अनाज का 20% खराब हो जाता है। जो भी उसने अनाज खरीदा उसका 20% यानी कि 1/5 अनाज खराब हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक आदमी ने 30 रुपए पर किलो के हिसाब से ज्वार खरीदा। अगर टोटल 5 किलो अनाज खरीदा है तो 5 का 20% 1 किलो खराब हो गया। बाकी अनाज को इस तरीके से बेचने की प्लानिंग बनाता है कि कुल 40% का लाभ हो। बाकी अनाज इस तरीके से बेचना चाहता है कि ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो। तो पूछा किस कीमत पर अनाज बेचना चाहिए, किस कीमत पर अनाज बेचना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो भैया ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्वार खरीदा और अनाज का 20% खराब हो जाता है। तो मैंने मान लिया कि माना आदमी ने टोटल 5 किलो अनाज खरीदा है। तो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 किलो अनाज कितने का हुआ, 150 रुपए का। 30 किलो रुपए पर केजी के हिसाब से 5 किलो अनाज कितने का हुआ, 150 रुपए का। 150 रुपए का अनाज खरीदा, लेकिन 5 किलो में से 1 किलो तो खराब हो गया। तो बचा कितना अनाज, 4 किलो। वो 4 किलो अनाज ही बेच पाएगा, 4 किलो अनाज ही बेच पाएगा, 1 किलो तो खराब हो गया। अब बोला बचे अनाज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 40% का लाभ हो सके। बेटा उसने 150 रुपए खर्च कर दिए। खर्च कितना कर दिया, 150 रुपए। अगर 150 रुपए पे 40% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए का बिकना चाहिए अनाज। 150 का 40% होता है 60 रुपए। 150 पे 60 रुपए का लाभ कमाना है तो अनाज 210 रुपए का बिकना चाहिए। भाई आदमी ने जितना पैसा खर्च किया है उसी पे ना लाभ कमाएगा। आदमी ने तो 5 किलो अनाज पे पैसा खर्च किया 150 रुपए, वो अलग बात है, 1 किलो खराब हो गया, बचा 4 किलो, वो 4 किलो अनाज ही बेच पाएगा। अब 150 पे 40% प्रॉफिट कमाना है तो भाई 210 रुपए का अनाज बिकना चाहिए। लेकिन 210 रुपए में आप अनाज बेचोगे कितना, 4 किलो। अगर 210 रुपए में 4 किलो अनाज दोगे तो 1 किलो अनाज किस भाव से बेचना चाहिए। 210 को 4 से भाग देंगे, 105/2, 52 रुपए। सॉरी 105/2 कितना आएगा,
₹52.5 आएगा। ₹52.5 पर केजी के हिसाब से बचा हुआ अनाज बेचना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का? सी ऑप्शन ही आंसर है। यही बेसिक था मंजीत, और कौन सा बेसिक चाहिए? अगला टाइप आ चुका है। सवाल को ढंग से पढ़ो, एक एक स्टेप को मेरे दोस्तों। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई बेसिक नहीं है, केवल सवाल है, नो बेसिक। एक और सवाल करवा रहा हूं ऐसा ही सेम टू सेम, एक और सवाल बताएं। 5 केजी ही इसलिए माना क्योंकि 5 केजी का 20% निकालना आसान है। हमेशा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मान लिया करो भाई। इतना सब कुछ हो गया, आज तक तुमको यही नहीं पता चला कि जो भी फ्रैक्शन होती है हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को टोटल मान लेते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। एक्स या 100 नहीं मानते, एक्स या 100 से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। एक और सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल बोला है। एक दुकानदार 150 रुपए किलोग्राम के हिसाब से एक वस्तु खरीदता है। एक आदमी 150 रुपए किलो के हिसाब से एक वस्तु खरीदता है। 150 रुपए पर किलो के हिसाब से वस्तु खरीदता है। उनमें से 15% वस्तु नष्ट होगी। 15% कितना होता है? 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20। तो मैंने मान लिया कि आदमी ने ना टोटल 20 किलो वस्तु खरीदी। मैंने मान लिया कि आदमी ने टोटल 20 किलो वस्तु खरीदी। मैंने मान लिया क्योंकि 20 किलो का 15% ही 3 होता है। 20 का 15% ही 3 होता है। अगर आदमी ने 20 किलो वस्तु खरीदी है तो 20 का 15% यानी कि उसमें से 3 वस्तु खराब हो गई। बोला 20% प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी वस्तुओं को किस कीमत पर, कितने रुपए पर किलो में बेचना चाहिए? बहुत बेहतरीन सवाल। तो भाई एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है 150 रुपए पर किलो के हिसाब से, 150 रुपए पर किलो के हिसाब से। मैंने मान लिया कि आदमी 20 किलो वस्तु खरीदता है, 20 किलो। तो 1 किलो वस्तु 150 रुपए की है, तो 20 किलो वस्तु कितने की होंगी? 3000 रुपए की। तो आदमी ने 3000 रुपए का सामान खरीदा। अब 3000 रुपए के सामान पे कितना लाभ कमाना चाहता है? 20%। अगर 3000 रुपए के सामान पे आदमी 20% लाभ कमाना चाहता है तो 3000 का 20% होता है 600 रुपए। 3000 का 20% 600 होता है। तो हमें सामान को 600 लाभ कमा के 3600 रुपए में बेचना पड़ेगा। 3000 रुपए आदमी ने टोटल खर्च किए। 3000 पे 20% 600 रुपए लाभ कमाना चाहता है तो 3600 रुपए में बेचना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आदमी ने खरीदी थी 20 वस्तु, 20 का 15%, 3 वस्तु खराब हो गई, तो वो केवल 17 वस्तु ही बेच पाएगा, 17 किलो ही बेच पाएगा। 20 किलो में से 3 किलो सामान खराब हो गया, 17 किलो ही बेच पाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर 17 किलो सामान बेचेगा 3600 रुपए में, तो 1 किलो सामान कितने का बेचेगा? 3600 बटे 17 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे बचा हुआ सामान बेचना चाहिए। अब 3600 को 17 से भाग देना है, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एनटीपीसी हो जाएगा भाई। एनटीपीसी पेंटीपीसी के सवाल हवा में उड़ा दोगे जी। 3600 बटे 17, एंड में मेरे दोस्तों जीरो आ रहा है, एंड में जीरो बनना चाहिए। देखो 7 8 56, 6 3 9, 9 आएगा एंड में ऊपर। 7 5 35, 5 3 8, ऊपर 8 आएगा। 7 7 49, 9 3 12, 2 आएगा। 7 1 7 3 10, 0। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें ऊपर जीरो आएगा, यही आंसर है। बताओ बच्चों, क्या आप ये सवाल कर पाओगे? स्टूडेंट, क्या आप सब लोग अब इस सवाल को कर पाओगे? ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे? हाँ या ना कमेंट में बता दो। मैंने आपको इस टाइप के 2 सवाल करा दिए भाई, हैं? इतना तो कोई नहीं करवाएगा। प्री के पेपर में पूछा है, एक मेंस के पेपर में पूछा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस टाइप हवा में उड़ा देंगे? वेरी गुड करेंगे भाई। आगे अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप। ठीक है ना? अगला टाइप आएगा बच्चों, अगले टाइप पर भी मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। अगला टाइप, अगले टाइप पर भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। बताएं। देखो ये आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कैलकुलेशन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक दुकानदार ने 1.4 रुपए पर अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। 80 अंडे रास्ते में टूट गए। बाकी में से हर एक अंडे को 1.6 रुपए में बेच दिया। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने। देखो 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तु। जब भी हम आपसे कहें कि 1 दर्जन क्या है तो आप कहोगे सर 12 वस्तु। एक आदमी ने 40 दर्जन अंडे खरीदे। 40 दर्जन का मतलब होता है 480 अंडे। 40 दर्जन का मतलब है 480 अंडे खरीदे। बताओ बच्चों, एक अंडा 1.4 रुपए का खरीदा है। एक आदमी ने 480 अंडे खरीदे और एक अंडा 1.4 रुपए का खरीदा है। तो 480 अंडे कितने के खरीदे हैं? 480 अंडे खरीदे आदमी ने इतने रुपए के। जब बेचने की बारी आई तो 480 में से 80 अंडे टूट गए। 480 में से 80 अंडे टूट गए तो बचे अंडे कितने? 400 अंडे बचे। 400 अंडों में से बाकी 400 जो अंडे बचे उनमें से हर अंडे को 1.6 रुपीज में बेच दिया। 1.6 रुपीज में बेच दिया। एक अंडा 1.6 का, 400 अंडे कितने के बिकेंगे? मल्टीप्लाई कर दो। कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? यानी कि अल्टीमेटली इतने रुपए का सामान खरीद के इतने में बेच दिया। इतने का सामान खरीद के इतने में बेच दिया। तो मेरे दोस्तों कितना प्रॉफिट लॉस हुआ हम उसके लिए आपके यहां से रेशियो ले लेंगे। इससे चला जाएगा 8 से 8 6 48 और ये 8 5 40। ठीक है भाई। और भी किससे कट रहा है? 4 से चला जाएगा 14 6 84 80 है। 4 से चला जाएगा 84 21 बार, 16 5 80 चला जाएगा
80 चला जाएगा 4 से 20 बार, यानी कि अल्टीमेटली 21 का सामान 20 में बिक गया। तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं, ये लॉस होगा। 21 का सामान 20 में बिकेगा तो 1/21 का लॉस होगा, और 1/21 क्या होता है? 4:16/21% का लॉस। 4 सही 16/21% लॉस। परसेंटेज में बेटा आंसर, परसेंटेज में आंसर है। 1/21 की परसेंटेज वैल्यू 4 सही 16/21%। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक और सवाल ऐसा ही बताएं, सवाल नंबर 155। एक और क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मेरे प्यार भी, बताएं क्या आंसर है। कोई दुकानदार 4.5 रुपए की दर से 95 दर्जन संतरे खरीदता है। यानी कि मेरे दोस्तों एक दुकानदार ने एक संतरा खरीदा 4.5 रुपए का, और कितने संतरे खरीदे? 95 दर्जन संतरे खरीदते हैं। 7 दर्जन संतरे सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। बाकी बचे संतरों को 78 रुपए पर दर्जन पे बेचता है। लाभ या हानि परसेंट याद करें। बेसिक सवाल, सवाल में कोई दम नहीं। एक आदमी ने 4.5 रुपए की दर से 4.5 रुपए ईच की दर से संतरे खरीदे। कितने? 95 दर्जन। अच्छा, एक संतरा 4.5 रुपए का है तो एक दर्जन में होते 12 संतरे। 12 संतरे कितने के होंगे? 12 चौक 48 और आधा 6, 54 रुपए पर दर्जन। 54 रुपए पर दर्जन के हिसाब से खरीदे। भाई साहब यहां पे ना कहानी दर्जन की दे रखी है तो दर्जन में निकालना पड़ेगा। एक आदमी ने संतरे खरीदे, कितने संतरे खरीदे? 95 दर्जन। एक आदमी ने 95 दर्जन संतरे खरीदे हैं, लेकिन एक संतरा 4.5 रुपए का, एक दर्जन में होते 12 संतरे। 12 संतरे कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 12 संतरे होंगे 54 रुपए के। तो भैया एक दर्जन संतरा 54 रुपए के हैं, तो 95 दर्जन कितने के होंगे? मल्टीप्लाई कर दो। जब बेचने की बारी आती है तो 7 दर्जन संतरे सड़ गए। 7 दर्जन सड़ने का मतलब है कि 95 दर्जन खरीदे थे, 7 दर्जन सड़ गए, तो संतरे कितने बचे? 88 दर्जन संतरे बचे। और इन बचे संतरों में से हर एक को 78 रुपीस में बेच दिया। वे एक दर्जन कितने का बेचा है? संतरा 78 रुपए का। तो 88 दर्जन संतरे कितने के बेचे होंगे? 88 गुणा 78 के, यानी कि मैंने इतने रुपए का सामान खरीदा और मैंने इतने में बेच दिया मेरे प्यारे भाई। तो मैं क्या ले लूंगा? रेशियो, क्योंकि मुझे निकालना है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होता है? सीपी से एसपी का रेशियो होता है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? तो स्टूडेंट आप यहां पर क्या ले लेंगे? दर्जन में कन्वर्ट करो, है ना भाई। 95 दर्जन खरीदे, एक दर्जन संतरा 54 रुपए का, तो इतने का खरीदा। 95 में से 7 दर्जन सड़ गए, बचे कितने? 88 दर्जन। 88 दर्जन संतरे, एक दर्जन 78 का बेच रहा है, 88 दर्जन कितने का बेचेगा? मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो ले लेंगे। बताओ यहां से क्या आएगा जल्दी से। ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो मैं अप्रॉक्स मान लूंगा। देखो अगर 95 की 54 में भी गुणा करो, 95 की 54 में भी गुणा करो तो 5400 से कम आएगा। 88 की भी 78 में गुणा करो, देखो अगर मैं 90 की भी 80 में गुणा करूं 7200, यानी कि मेरे दोस्तों ये प्रॉफिट होगा। ये कम है, ये ज्यादा है, टीपी से ज्यादा है एसपी, तो भी लॉस तो होने वाला है नहीं, इस सवाल में प्रॉफिट होगा। अब यही देखना है कि प्रॉफिट 34% होगा या 45% होगा। बताओ ये किससे जा रहा है? देखो 6 से तो जा ही रहा है, 6 निम्मा 54, 6 से चला जाएगा 13 बार। और किससे जाएगा मेरे दोस्तों? और किसी से भी तो कटना चाहिए, बाकी तो कट नहीं रहा। तो भैया बाकी कट नहीं रहा तो देखो 9 से 88 मान लेते हैं कि 9 से 88 आपका ये 10 बार चला जाएगा। 9 2 90, लगभग 10 बार चला जाएगा, लगभग 10 बार चला जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा 19 बार, 5 से चला जाएगा जी 2 बार, तो ये आ जाएगा 19:26। हालांकि ये वैल्यू कम रहेगी। अब 19 का समान अगर 26 में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 7/19। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, तो कितना आएगा? ये 40 से कम ही आएगा, ये 40% से कम ही आएगा, 40% से कम ही आएगा, यानी कि लगभग 34%। तो मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर ली। मंजीत सिंह ये बताओ कि आपको पेपर कौन सा देना है ना? तो यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, बहुत लेंदी है, लॉस तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर ली। मैंने 9 से 88 को काट दिया लगभग 10 बार। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही तरीका सही है, वरना तो हम कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाएंगे। आगे का सवाल, ये सवाल था 155, बस ये सीट हमारी खत्म होने वाली है। सवाल आपके सामने आएगा बेटा 156 बनाएं। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन, गजब का क्वेश्चन। 156 और 157 दोनों बहुत गजब के सवाल है, पूछे गए हैं। मने बेटे ये जो सवाल आपके सामने है ना, ये सवाल अलग अलग डाटा पे 3 बार आया है सीजीएल 2023 में। ये सवाल सीजीएल 2023 और सीजीएल 2023 में 3-4 बार आया है, डाटा बदल बदल के सेम लैंग्वेज पे। बहुत प्यारा सवाल है बेटा। अब इसके बाद जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन। अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन है, इन सवालों का कोई मां बाप नहीं है, कोई टाइप नहीं है, फिक्स टाइप के सवाल खत्म। अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस। आप बोलोगे जी ठीक है मिसलेनियस भी निपटाएंगे, काय को टेंशन ले रहे हो सर, काय को। चलिए शुरू करते हैं। एक फल विक्रेता 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। बाकी बचे हुए केलों को 3.5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचता है और 396 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए केलों का परसेंटेज क्या है? फिर से सवाल पढ़ो क्योंकि एक बार में सवाल समझ ही नहीं आएगा। एक फल बेचने वाले ने, एक फल विक्रेता ने 1200 रुपए में 480 केले खरीदे। कितने केले खरीदे?
480 केले खरीदे 1200 रुपए खर्च करके। इन 480 में से कुछ केले सड़ गए हैं, उनको फेंक दिया। 480 में से कुछ केले सड़ गए, उनको फेंक दिया। बाकी जो बचे हुए केले हैं उनमें से हर केलों को 3.5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचा। बाकी जो बचे केले 480 में से कुछ केले सड़ गए, उनको फेंक दिया। अब जो बचे केले हैं उनमें से हर एक केला बेचा जा रहा है 3.5 रुपए का, और 396 रुपए का लाभ हुआ। आप एक बात बताओ, हमने 1200 रुपए के केले खरीदे थे और हमको लाभ हुआ 396 रुपए का। यानी कि मेरे दोस्तों ये बताओ, यानी कि केले बिके कितने के हैं? केले बिके हैं 1596 रुपए के। हमने 1200 रुपए के केले खरीदे थे और हमको 396 रुपए का लाभ हुआ, तो केले बिके कितने के? 1596 रुपए के केले बेचे हैं। आप बोलोगे हाँ सर, और हम एक केला बेच कितना रहे? एक केला बेच रहे हैं 3.5 रुपए का। अगर हम एक केला 3.5 रुपए का बेच रहे हैं तो 1596 रुपए में कितने केले बेचे होंगे? भाग दे दो। 1596 में कितने केले होंगे? कितने केले बेचे होंगे? भाग दे दो। एक केला 3.5 रुपए का बेच रहे हैं तो 1596 किलो में बेचे, 1596 रुपए में केले बेचे होंगे। 3.5 का मतलब 7/2। 7 से जाएगा 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14 और एक बचेगा 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 2 ऊपर जाएगा 228 दूनी 456। यानी कि आदमी ने 456 केले बेचे हैं। उस आदमी ने 456 केले बेचे हैं। आप बोलोगे जी सर मस्त, समझ में आ गया। 456 केले बेचे हैं, 1596 का टोटल सामान बेचा, एक केला 3.5 रुपए का, तो भैया कितने केले बेचे? 456। जबकि खरीदे कितने थे? 480। 480 केले खरीदे थे और 480 में से 456 ही बेचे हैं। 480 केलों में से 456 ही बेचे हैं, तो बाकी कहां गए? बाकी फेंक दिए। 480 में से 56 घटाएं, कितना हो गया? 24 केले। 24 केले उसने फेंक दिए। कितने केलों पर? 480 केलों पर। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 1/20। 24 दूनी 48, 1/20, 1/20, यानी कि 5% केले उसने फेंके हैं। 5% केले फेंक दिए। आंसर है। गजब का सवाल। कितने बच्चों को यह सवाल समझ आया? बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, जबरदस्त सवाल है। ठीक है, चलिए एक सवाल ऐसा ही बच्चों, अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 157। ये सवाल नंबर 157। जल्दी से इस सवाल को बताओ आप लोग। ये सवाल भी जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये भी सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया है। ये सवाल भी सीजीएल 2023 में आया है। हम इस सवाल को आप लोग करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गजब सवाल था। ऐसा ही देखो, किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहा। सवाल बोला है 50 दर्जन केलों की लागत 2400 रुपए है। 50 दर्जन केले 2400 रुपए के हैं। प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 रुपए। एक केले का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, एक केले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 0.25 रुपए का खर्चा आता है। सेलिंग प्राइस स्टैंड फॉर ए पेयर ऑफ बनाना। एक जोड़ी केले का सेलिंग प्राइस 10 रुपए है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बेटा 50 दर्जन क्या होता है? एक दर्जन 12 केले, 50 दर्जन 600 केले। 600 केले 600 केले 2400 रुपए के हैं। 600 केले 2400 रुपए के हैं, तो एक केला कितने रुपए का? 4 रुपए का। अगर 50 दर्जन यानी कि 600 केले 2400 रुपए के हैं, तो एक केला कितने रुपए का? 4 रुपए का। 4 रुपए का केला है, 0.25 रुपए का खर्चा आता है मेरे प्यारे भाई उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो भाई एक केले का सीपी क्या होगा? 4.25। 4.25 रुपए एक केले का सीपी हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, एक जोड़ी केला 10 रुपए का बिकता है। एक जोड़ी केले का सेलिंग प्राइस 10 रुपए। अगर एक जोड़ी होता है दो केले अगर 10 रुपए में बिक रहे हैं, तो एक केला कितने का बिक रहा है? 5 रुपए का। तो 4.25 रुपए का केला, 4.25 रुपए का केला 5 रुपए में अगर बिक रहा है, तो कितने का लाभ हुआ? 4.25 का केला 5 रुपए बिक रहा है, कितने का लाभ हुआ? 5 में से 4.25 घटाएंगे, 0.75 का लाभ हुआ मेरे दोस्तों। 0.75 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज में कितना? दशमलव हटाओ, 25 से जाएगा 25 या 75, 25 से कम 25 बचेगा 17, 25 7 175, 3/17। तो भाई हमें 3/17 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। 3/17 कितना आएगा? जल्दी से जवाब दो। 3/17 कितना आएगा? फटाफट आप मुझे बताएं। 3/17 कितना आएगा? देखो एक बार बताओ, अगर 17 की बजाय नीचे 18 होता, अगर 17 की बजाय नीचे 18 होता तो ये आ जाता 1/6, 16.66%। 16.66% आता। अगर 17 की बजाय नीचे 18 होता ना, 3/18, तो 16.66 आता। लेकिन नीचे मेरे पास ही 17 है, नीचे छोटी संख्या। अगर नीचे छोटी संख्या है तो आंसर भी 16.66 से बड़ा आएगा। 16.66 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 16.66 से हल्का सा बड़ा ये आएगा, बी। 17.6% का लाभ। गजब का सवाल। ये भी एक शानदार सवाल है, शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। सभी बच्चे समझे हैं? आगे चलेंगे दोस्त मेरे। आगे का सवाल और बेहतरीन है जो आपके सामने लाएगा क्वेश्चन नंबर 158 को करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है। बनाइए। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तु खरीदी। बोला उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ मूल्य पर बेच दिया। बाकी वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचा।
कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं, कुल लाभ प्रतिशत, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। गजब का सवाल, ये सवाल भी एग्जाम का पूछा हुआ है, बेहतरीन लैंग्वेज है। एक आदमी ने टोटल 40 वस्तुएं खरीदी, एक आदमी ने जो है कुल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? कुल 40 वस्तुएं खरीदी हैं। अब इन 40 वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को 30% प्रॉफिट पर 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर मूल्य पर बेच दिया। तो आप मुझे बताओ कितनी वस्तु बेची होंगी? एक आदमी ने कुल 40 वस्तु खरीदी, इन 40 में से कुछ वस्तुओं को बेचा 30% के लाभ पर और 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर दाम पर बेचा। 30% लाभ का क्या मतलब है? 30% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 30% मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब है 3/10, यानी कि 10 रुपए का सामान 10 का सामान 13 में बिका। हमको जो लाभ हुआ है वो 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर है। 30% प्रॉफिट का मतलब 10 रुपए की वस्तु 13 में बेची, 10 की वस्तु 13 में बेची। तो आप बताओ 26 वस्तुओं का क्रिया मूल्य क्या होगा? 26 वस्तुओं का क्रिया मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा? तो आपका जवाब आएगा 20। यानी कि आदमी ने 20 वस्तु बेची है 30% लाभ पर। यही लॉजिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। ये चिरकुट सवाल है जो इस शीट की स्टार्टिंग में हुआ था। बताओ एक आदमी ने 30% लाभ पर 30% के लाभ पर 26 वस्तु के क्रिया मूल्य के बराबर पर बेच दिया। तो बताओ कितनी वस्तु बेची है? जल्दी से जवाब दीजिए। 30% लाभ मतलब 10 की वस्तु 13 में बेची। 26 वस्तु का क्रिया मूल्य कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है? 26 वस्तु का क्रिया मूल्य क्या आएगा? 10 गुना 26 कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है? 20। तो 20 वस्तु बेची है 30% लाभ पर। बची कितनी वस्तु है भाई? 40 के अलावा 40 में से 20 वस्तु बिक गई, 20 वस्तु और बची। बाकी 20 वस्तु बेची है 18% लाभ पर। बताओ कुल लाभ कितना हुआ? तो मेरे प्यारे भाई क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि 40 में से आधी वस्तु 30% लाभ पर और आधी 20 वस्तु 18% लाभ पर है ना? ये 20-20 का रेशो सेम है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, 30 और 18 का एवरेज 24%। तो यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में 24% का लाभ हुआ। आंसर डी ऑप्शन है। और ये बहुत ही गजब का सवाल था। अगर बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए अपन लोग एवरेज ले लेते हैं। गजब का क्वेश्चन। पहले आपको यह पता लगाना होगा कि भैया उसने वस्तु बेची कितनी है। 30% लाभ पर 26 वस्तु के क्रिया मूल्य के बराबर बेचा है कुछ वस्तु। ठीक है बेटा, तो वस्तु निकलेंगी 20। अच्छा सवाल एक बार और रिपीट करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 159 नंबर सवाल करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ये सवाल भी बहुत शानदार है। ये सवाल एमटीएस 2020 के पेपर में आया था। एमटीएस के पेपर में 3-4 क्वेश्चन और हैं जो ऐसे ही पूछे गए थे। मैं आपको एक ही करवा रहा हूं। बहुत बेहतरीन सारी मिसलेनियस क्वेश्चन एक टाइप का एक सवाल हो रहा है। बनाओ। कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है। कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, उनमें से 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। एक दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, 300 नोटबुक उस दाम पर बेचता है जिसमें उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। आगे चलते हैं। 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के प्राइस से 20% अधिक पर बेचता है। He sold 140 notebook at 20% higher rate than that at which he sold 300 notebooks. 140 नोटबुक्स को वो 20% हायर रेट से बेचता है जिसमें उसने 300 नोटबुक बेचे हैं। रिमेनिंग बेचता है, बाकी नोटबुक वो कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। बाकी नोटबुक कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, सीपी पर बेचता है। तो आपसे पूछा है होल ट्रांजैक्शन में पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ हुआ। गजब का सवाल, इससे गजब का सवाल नहीं बन सकता। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने 500 नोटबुक खरीदी है 500 रुपए की। माना एक नोटबुक 1 रुपए की है, तो 500 नोटबुक एक आदमी ने 500 रुपए की खरीदी है, ये मैंने मान लिया। माना एक आदमी ने एक नोटबुक 1 रुपए की खरीदी है, तो 500 नोटबुक कितने की खरीदी होंगी? 500 रुपए की। अब 500 में से 300 नोटबुक को इस प्राइस पे बेचा जिसमें उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। 300 नोटबुक को उस प्राइस पर बेचा जिस प्राइस पर उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। 500 नोटबुक 500 रुपए की खरीदी थी, तो 300 नोटबुक बेची है उसने 500 रुपए की। 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची है। अब बोला 140 नोटबुक को उसने 20% हायर रेट से बेचा है जिसमें उसने 300 नोटबुक बेची है। ये हायर रेट लिखा हुआ बेटे, हायर रेट। ठीक है ना? बोलो, यहां मूल्य की जगह भाव लिख लीजिए मेरे दोस्तों, भाव। ध्यान सुनिएगा, 140 नोटबुक को 300 नोटबुक के भाव से 20% अधिक दाम पर बेचा। आप बताओ 140 नोटबुक को 20% हायर रेट से बेचा है जिसमें उसने 300 नोटबुक बेची। आप बताओ 300 नोटबुक उसने 500 रुपए की बेची है। अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची हैं, 300 नोटबुक 500 रुपए की, तो एक नोटबुक कितने की बेची है? बेटा यहां पर रेट लगा हुआ है, गलती करेंगे बहुत सारे बच्चे, लैंग्वेज नहीं समझेंगे। 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची है, तो एक नोटबुक कितने की बेची है? 5/3 रुपए की। इस हिसाब से 140 नोटबुक इतने रुपए की होनी चाहिए। 140 नोटबुक इतने रुपए की बननी चाहिए इस हिसाब से, लेकिन इससे 20% हायर रेट में बेचा है। 20% हायर रेट का मतलब इससे 20% ज्यादा, मतलब 1.2 गुना।
कुछ बच्चे क्या करेंगे 500 का 20% ज्यादा कर देंगे, गलत हो जाएगा। सवाल की लैंग्वेज पढ़ो पूरी ताकत से। 140 नोटबुक को 20% हायर रेट से बेचा है जिसने उसने 300 नोटबुक बेची है। भाई 300 नोटबुक जिस रेट से बेची है उससे 20% ज्यादा रेट 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 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची है तो एक नोटबुक का रेट है 5/3 रुपए। 140 नोटबुक का रेट मल्टीप्लाई बाय 140, इससे 20% ज्यादा क्या होगा 1.2 से गुणा। कितना आएगा बेटा ये 3 चौक 12, 14 पंजे 70, 70 चौका 280 रुपए, 280 रुपए की बेची है, 280 रुपए। बाकी नोटबुक क्रिया मूल्य पर बेची। बाकी नोटबुक है कितनी 300 और 140, 440, तो बाकी नोटबुक है 60। 60 नोटबुक कॉस्ट प्राइस पर बेची है, 60 नोटबुक 60 रुपए की बेची है, 60 रुपए की। तो आप मुझे बताओ यानी कि आपका सामान टोटल कितने का बिका, टोटल सामान आपका बिका जी ये 500 और 340 840 का, यानी कि अल्टीमेटली हमने 500 रुपए का सामान 840 में बेच दिया। अल्टीमेटली हमने 500 रुपए का सामान 840 में बेच दिया। बताओ तो हमें कितना फायदा हुआ, 0 से 0 चला जाएगा अभी। तो हमें फायदा हुआ 34 रुपए का 50 पर 1/50 2%, 34/50 68% का हमें ओवरऑल लाभ हुआ। आंसर सवाल का सी ऑप्शन है और गजब का सवाल है दोस्तों ये एमटीएस के पेपर में। एमटीएस 2020 का सवाल है और 2020 के पेपर में ऐसे 4-5 सवाल आ रखे, किसी में डाटा अलग अलग है। देख रहे हो ये सवाल सीजीएल के सवालों से ऊपर लेवल का है। एमटीएस के पेपर में इस सवाल का होने का मतलब है कि अगर बच्चे के सामने सवाल आ जाए तो हड़बड़ाहट में इसकी लैंग्वेज को पढ़ के आगे के 3 सवाल बालक और भूल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सवाल फर्स्ट राउंड में नहीं करने होते हैं। आगे चलते हैं, सवाल अपन लोग आगे लेंगे। ये तो 159 नंबर था, गोरा सवाल था बेटा ये। सवाल नंबर है 160, ये बनाओ अगला क्वेश्चन गजब का। एक और भयंकर क्वेश्चन आपके सामने आईसीएआर असिस्टेंट 2022 का, करें जल्दी करो। और ये सवाल तो आईसीआर के पेपर में बहुत बाद में आया। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये बैंकिंग के एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ये बैंकिंग के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे जमाने में बहुत सारे टीचर्स करवाते थे इस सवाल को, लेकिन वो एक्स मान के करवाते थे, मुझे बड़ा दुख होता था। अब मैं इस सवाल को आपको मेरे पेट रेशियो मेथड से ही समझाऊंगा। हर किसी के बच्चे के बस की बात नहीं है इन सवालों को एग्जाम हॉल में सॉल्व करना, कर हर कोई लेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जो टाइम लिमिट होती है उसमें करने की बात है। चलिए, बोला एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी के कॉस्ट प्राइस से 45 रुपए कम है। ये हो गया कंप्यूटर, सवाल है ये हो गया जी कंप्यूटर, और ये हो गया टीवी। बोला कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी से 45 रुपए कम है। टीवी 10% लाभ पर बेचा जाता है, कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है। पूरे लेनदेन में 20% का लाभ होता है। पूरे लेनदेन में 20% का लाभ होता है। टीवी का बिक्री मूल्य क्या है? यहां बच्चों में सीपी लिख रहा हूं, यहां मैं एसपी लिख रहा हूं। यहां लिख रहा हूं क्रिय मूल्य, यहां लिख रहा हूं बिक्री मूल्य। अब ध्यान से सुनेगा। एक कंप्यूटर का, पहली लाइन देखो, एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी से 45 रुपए कम है। बहुत सारे बच्चे यहीं से शुरू कर देंगे कि कंप्यूटर का प्राइस टीवी से 45 रुपए कम है, टीवी x रुपए का, कंप्यूटर x माइनस 45 रुपए का, यहीं से x शुरू हो जाएगा। यहां लाइंस को पकड़ो ही मत। दूसरी लाइन देखो, टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है। 10% के लाभ पर, 10% कितना होता है 1/10। टीवी 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है 1/10। 1/10 मतलब टीवी का सीपी अगर 10 है तो 10 का सामान 11 यूनिट में बेचा गया है। ये मैंने सर्कल में बंद कराया तो रेशियो है। 10 का टीवी 11 में बेचा गया। कंप्यूटर बेचा गया 24,500 में, कंप्यूटर को 24,500 रुपए में बेचा गया, ये बोला गया। अब पहली लाइन देखो कि कंप्यूटर का सीपी टीवी से 45 रुपए कम है। टीवी का सीपी है 10 यूनिट, टीवी का सीपी 10 यूनिट है, तो कंप्यूटर का जो सीपी है वो टीवी से 4500 रुपए कम है, 10 यूनिट से 4500 रुपए कम है। 10 यूनिट से 4500 रुपए कम है। टीवी का सीपी अगर 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का सीपी 10 यूनिट से 4500 रुपए कम है। टीवी 10 यूनिट का 11 में बेचा गया, कंप्यूटर 24,500 में बेचा गया। आगे बोला गया, आगे सवाल में बोला गया पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है। पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है। ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ, यानी कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना है। आप मुझे बताओ टोटल सामान बिका कितने में? भाई कंप्यूटर बिका 24,500 रुपए का, कंप्यूटर जो बिका है वो 24,500 रुपए का बिका है भी। और टीवी कितने का बिका? टीवी बिका 11 यूनिट का। ये आपका टोटल सीपी है, टोटल सीपी, ये आपका टोटल सीपी है, एसपी है, टोटल एसपी। टोटल 20% का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। टोटल सीपी कितना है भाई? इन दोनों को जोड़ूंगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10 और 10 20 यूनिट, 20 यूनिट माइनस 45 रुपए, 20 यूनिट माइनस 45 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर, तो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब 120%, 1.2 टाइम्स। टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है आपका सेलिंग प्राइस। ये किया मैंने, सेलिंग प्राइस जो है टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना है। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य दोनों वस्तु के कुल विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। ये मैंने किया। अब यहां से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। 1.2 की 20 में गुणा करेंगे 24 यूनिट, 11 यूनिट, उधर जाएगा 24 माइनस 11 13 यूनिट।
1.2 की 4500 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5400। ये माइनस का 5400 जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। अब 24,500 में 5400 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 29,900। तो 13 यूनिट की वैल्यू 29,900 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 13 दूनी 26 बच गया 3 13 39। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 2300। एक यूनिट 2300 रुपए के बराबर है। तो पूछा टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य है 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू भी 2300 गुना आएगी। 11 का 2300 गुना कितना आएगा बेटा 23,000 और 2300 25,300 रुपए। तो टीवी का जो सीपी है 25,300 रुपए है। यही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। गजब का सवाल, बैंकिंग का फेवरेट सवाल है। जो मुझे एक यूनिट का मान आ गया, चाहे मैं ये निकाल लूं चाहे ये कुछ भी पूछ सकता है, सब निकाल सकता हूं मैं। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 161। ये बनाओ जल्दी से। 161 क्या है उस सवाल का उत्तर? एक एक वैरायटी का एक एक सवाल हो रहा है, बनाएं। सवाल आसान है, ठीक है। बोला गया तेल का एक सौदागर 236 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर मिनिमम 21 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तेल का एक सौदागर है, उसने तेल खरीदा 236 रुपए पर लीटर के हिसाब से। कितना तेल खरीदा 50 लीटर। 50 लीटर तेल पे 21 रुपए का कम से कम प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसके लिए वह इस तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है जिसका सीपी 180 रुपए पर लीटर है और वह इसे 250 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है। कितने के 250 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है। उसे कितने लीटर नकली तेल की आवश्यकता है? नकली लीटर कितना तेल चाहिए? देखो, एक आदमी को 2100 रुपए का लाभ कमाना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक आदमी 2100 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। अब इसके लिए दो तरीके का तेल बेच रहा, असली और नकली। असली तेल और नकली तेल। भाई असली जो तेल है वो 236 रुपए का 1 लीटर है। नकली तेल जो है, नकली तेल का जो प्राइस है वो 180 रुपए पर लीटर है। अब वो मिलाया, असली तेल और नकली तेल को मिला के मिश्रण बेचता है 250 रुपए पर लीटर का। एक बार बताओ, तो असली तेल 236 का है, 236 का 250 रुपए पर लीटर में बेचेगा। 236 रुपए पर लीटर का तेल 250 में बेचेगा तो असली तेल पे 1 लीटर पे 14 रुपए का फायदा होगा। असली तेल कितना खरीदा है 50 लीटर, तो 50 लीटर पे कितना फायदा होगा 700 रुपए। भाई असली तेल कितना खरीदा उसने 50 लीटर, 236 रुपए पर लीटर का तेल 250 में बिकता है तो 14 रुपए का फायदा हुआ। 50 लीटर पे कितना फायदा होगा 700 रुपए का। टोटल फायदा कितना चाहिए 2100 रुपए का। 700 का फायदा यहां हो गया, तो नकली तेल पे कितना फायदा चाहिए 1400 रुपए का फायदा नकली पे होना चाहिए। 1400 रुपए का फायदा नकली तेल पे होना चाहिए। नकली जो तेल है वो 1 लीटर 180 रुपए का है। 180 लीटर नकली का तेल असली में मिलकर 250 का बिकता। नकली असली मिला दिया 250 का बेच दिया। नकली तेल 180 का खरीद के 250 रुपए पर लीटर बेच रहा है, तो नकली तेल में 70 रुपए पर लीटर का फायदा 70 का। तो 1400 रुपए का फायदा कितने लीटर तेल पे होगा नकली 20 भाग दे देंगे 20 लीटर पे, तो 20 लीटर नकली तेल इसको चाहिए। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आसान सवाल था बच्चों ये। आगे चलेंगे। बहुत बहुत प्यारा सवाल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मन लुभावना आकर्षक क्वेश्चन है ये। आकर्षक बनाए। ये सवाल बहुत शानदार है, गजब का क्वेश्चन है। काफी सवाल इस पे आ रखे हैं, देखिएगा सवाल देखो पहले पढ़ो। कोई दुकानदार 55 रुपए पर केजी के हिसाब से 20 किलो चावल, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 25 किलो चावल और 60 रुपए पर किलो के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदता है ना। अलग अलग चावल खरीदे, अलग अलग मात्रा। वह ट्रांसपोर्ट पर 150 रुपए खर्च करता है। फिर वह सभी टाइप के चावलों को मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, गजब का, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। एक बार बताओ, एक आदमी ने 55 रुपए पर केजी के हिसाब से 20 किलो चावल खरीदे। बताओ 1 किलो चावल अगर 55 रुपए का है तो 20 किलो चावल कितने के होंगे? 1 किलो चावल 55 रुपए का है तो 20 किलो चावल आएंगे 55 गुणा 20 1100 रुपए के। ठीक, उसके बाद 50 रुपए किलो के भाव से 25 किलो चावल खरीदे। पर 1 किलो चावल 50 रुपए का है तो 25 किलो चावल कितने होंगे 1250 के। 25 पंजे 125, 1250 रुपए के। आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे चलते हैं। 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदे। तो बच्चों 1 किलो चावल अगर 60 रुपए का है तो 35 किलो चावल कितने के होंगे 2100 रुपए के, 2100 के। तो ये मेरे दोस्तों काकरा उसने चावल खरीदे। लेकिन इतने में शांति नहीं है, चावल खरीदने के बाद भी 150 रुपए खर्च हुआ ट्रांसपोर्ट पे। भाई एक जगह से खरीद के दूसरी जगह ले जाने पे, यानी कि चावल को खरीदने में कितने रुपए का खर्च आ गया? चावलों को खरीदने में आ गया 2000, एक 3000, एक 4000, 250, 150, 400, 500, 600, 4600 रुपए का खर्च आ गया चावलों को खरीदने में। 4600 रुपीज का खर्च आ गया चावलों को खरीदने में। खर्च आ गया 4600 रुपए का, 4600 रुपीज का। बात क्लियर है? ये 4600 रुपए का खर्च आ गया। जब बेचने की बारी आती है तो सारे स्टॉक को मिलाता है। सारा स्टॉक कितना है बताओ? सारा स्टॉक कितना है बच्चों? 20 किलो चावल ये है,
25 किलो ये है, 20 और 25 45, और 35 किलो ये है, यानी कि टोटल चावल है 80 किलो। 35, 25, 60 और 20, जब उस तीनों टाइप के चावल को मिलाएगा तो टोटल चावल बनेगा 80 किलो। 80 किलो चावल, 20 किलो, 25 किलो, 35 किलो, तीनों टाइप के चावल मिला दिए, पूरा स्टॉक बन गया 80 किलो। अब पूरे स्टॉक को बेचता है 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब 1 किलो चावल 62.56 का बेच रहा है, तो 80 किलो चावल कितने का बेचेगा? 80 की 62.56 मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टीमेटली उसने 4600 रुपए का सामान, 1 किलो चावल अगर वो 62.56 रुपए का बेच रहा है, तो 80 किलो टोटल चावल कितने का बेचेगा? मल्टीप्लाई। यानी कि अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि उसने 4600 रुपए का खर्चा करके इतने रुपए में चावल बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? परसेंटेज में निकालना है, अपन लोग लेंगे रेशियो लेंगे मेरे प्यारे भाई। बोलो बात समझे? आप बोलोगे यहां से टन टन समझेंगे। 23 से तो जाना ही चाहिए, 23 दूनी 40, 23 से कटेगा भैया, 23 दूनी 40 कितना जाएगा भैया? 40 के बाद आ जाएगा 16, 23 7 161, 4 23 दूनी 40, 2 से जाएगा 80, 40 बार, यहां क्या बचेगा? 100। बेस 100 है तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। अब 40 की 2.72 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 27 चौका 108, दशमलव लगेगा यहां पे। अल्टीमेटली 100 का सामान 108.8 में बिका, 100 का सामान 108.8 में बिका, तो 8.8% का आपको प्रॉफिट हुआ। यही आंसर है, ए ऑप्शन। तो दिस इज जस्ट ए कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस सवाल में। आप पहले निकालो कि सारा चावल खरीदने में खर्चा कितना हुआ, फिर ये निकालो कि सारा चावल बिका कितने में। रेशियो ले लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। आगे, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस सीट का भी और आज की क्लास का भी लास्ट सवाल, बताओ। ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, मुझे बताइएगा। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ जल्दी से। देखो सरल सवाल मैं जल्दी से बता देता हूं। निकिता को एक टेबल फैन 840 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा। दीवार घड़ी को 1008 में बेचने से 12% का लाभ होगा। तो निकिता के पास है टेबल फैन और वॉल क्लॉक, टेबल फैन और वॉल क्लॉक। पहली लाइन से मैं सीपी निकाल सकता हूं। भाई निकिता 840 रुपए में टेबल फैन बेचेगी तो 20% का लाभ होगा। इसका मतलब क्या है? भाई 100% का सामान पे 20% का लाभ होगा तो 120% बिकेगा। 120% के वैल्यू 840 से 7 गुना, तो 100% के वैल्यू भी 700 गुना होगी। टेबल फैन का सीपी 700 रुपए। ऐसी दीवार घड़ी को 1008 पे बेचने से 12% का लाभ होगा दीवार घड़ी को। भाई 100% होता है सीपी, 100% पे 12% का लाभ होगा तो सामान बिकेगा 112% में। 112% की वैल्यू 1008 है, कितने गुना बताइए जल्दी से? 112 निम्मा 9 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 900 रुपए। तो वॉल क्लॉक जो दीवार घड़ी है उसका क्रिया मूल्य 900 रुपए। मैंने दोनों का सीपी निकाल लिया। तो ये पहली दो लाइन इसलिए दी गई है कि आप सीपी निकालो। असली सवाल आगे है, असली सवाल आगे है। वो टेबल फैन को 980 में बेचती है, टेबल फैन 700 रुपए का है, 700 रुपए का टेबल फैन 980 रुपए में बेचा है। तो बोला दीवार घड़ी को मिनिमम किस दाम पर बेचना चाहिए? दीवार घड़ी मिनिमम किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि कोई लाभ या हानि ना हो, कोई लाभ या हानि ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि भाई टेबल फैन पे जितना प्रॉफिट कमाया है दीवार घड़ी पे उतना लॉस हो जाए। टेबल फैन 700 रुपए का था, 980 में बिका, तो टेबल फैन पे 280 रुपए का फायदा हुआ। अगर दीवार घड़ी पे 280 रुपए का नुकसान हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। भाई एक वस्तु पे जितना फायदा है अगर दूसरी पे उतना लॉस हो जाए तो ओवरऑल ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। तो 900 रुपए की दीवार घड़ी 280 के नुकसान पर 620 में बेचनी पड़ेगी। तो 620 रुपए में हमको दीवार घड़ी बेचनी चाहिए। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। बात समाप्त। सवाल में कोई दम नहीं है। इसी के साथ प्रॉफिट लॉस की पहली बेसिक सीट पूरी तरीके से समाप्त होती है। आज इतना ही, कल से दूसरी सीट शुरू करेंगे। बाय।